नमस्कार। आज के इस तीसरे साप्ताहिक संदेश कार्यक्रम में मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस हमारे तीसरे साप्ताहिक संदेश का विषय है विराट हिंदुस्तान संगम के प्रथम आयाम, एक भारतीय के पहचान का पुनराविष्कार। इस पर हम आज बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी। मैं अब अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वो आज के विषय पर अपना वक्तव्य रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। सबों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि माननीय आशीष जी ने बताया कि आज के साप्ताहिक संदेश का विषय है प्रथम आयाम जो है विराट हिंदुस्तान संगम का जो प्रथम आयाम है, एक भारतीय की पहचान का पुनरावेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विराट हिंदुस्तान संगम के 5 आयाम हैं। प्रथम आयाम है एक भारतीय की पहचान का पुनरावेशन। दूसरा आयाम है सत्य भारतीय इतिहास का प्रस्तुतिकरण। तीसरा है संस्कृत का संपर्क भाषा के रूप में विकास। चौथा, समग्र मानववाद एक आर्थिक दर्शन के रूप में। और पांचवा, राम राज्य सुशासन के मॉडल के रूप में। तो एक एक दिन के संदेश में, साप्ताहिक संदेश में हम लोग इन आयामों के बारे में एक एक करके विचार करेंगे। तो आज जो प्रथम आयाम है एक भारतीय की पहचान का पुनरावेशन, इसके बारे में हम लोग विस्तार से विचार करेंगे। तो जैसा कि भारत के जो इतिहासकार हैं, जो जो विदेशियों के प्रभाव में आकर के भारतीय इतिहास का जिन्होंने निर्माण किया है, जिन्होंने सृजन किया है, उन्होंने बताया है कि भारत के रहने वाले लोग ये विभिन्न जाति धर्मों के लोग हैं और विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग हैं और इनमें काफी अंतर है। और ये बताते हैं कि भारत में क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कोई सामंजस्य नहीं है। हर क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ के मानवों की अलग अलग जातियां हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं। और इसी तरह से भाषा के आधार पर भी विदेशियों ने और विदेशियों के इशारे पर जिन लोगों ने हमारे इतिहासों का लेखन किया है, उन लोगों ने बताया है कि भारत में कोई एक भाषा का प्रचलन नहीं है, यह विभिन्न भाषाओं का इलाका है। और यहाँ पर कई सौ क्षेत्रीय बोलियां हैं और कई दर्जन बड़ी बड़ी भाषाएं हैं और इन भाषाओं में कोई तालमेल नहीं है। और इस तरह से भाषाई आधार पर भारतवंशियों में काफी विभाजन है, विरूपता है, अप्रासंगिकता है, असामंजस्य है। उसी तरह से संस्कृति को लेकर के, रहन सहन को लेकर के भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के रहन सहन के तरीके हैं, वस्त्र निवास के अलग अलग तरीके हैं और अलग तरह के वस्त्रों का प्रचलन है। हिमालय के क्षेत्रों में जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ लोग काफी चुस्त कपड़ा पहनते हैं और दक्षिण के राज्यों में जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पर ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं। और बीच के इलाके में धोती और कुर्ता ये भारतीय परिधान है। और इसी तरह से रीति रिवाज में भी काफी अंतर है। तो इस तरह से विदेशियों ने, जिन लोगों ने भारत के इतिहासों का सृजन किया, उन लोगों ने बताया कि भारत भारत विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है, अनेकता का देश है और इसमें कभी भी कोई एक राष्ट्र के स्वरूप का अस्तित्व नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को यह जानना चाहिए कि विराट हिंदुस्तान संगम ने बड़े, और खास करके इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इस पर बहुत गहन चिंतन किया है और भारत वंशियों के वंश का और उनके पुरखों का बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। और उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया है।
हिमालय से लेकर के और दक्षिण के समुद्र तटीय इलाके और पश्चिम के जो हमारे प्रदेश हैं, गुजरात के, राजस्थान के, वहां से लेकर के और पूरब के जो हमारे प्रदेश हैं, असम, अरुणाचल के, और बीच का जो मध्यवर्ती भारत है। तो भारत के कोने कोने से सैंपल सिलेक्शन कलेक्शन करके और उन्होंने डीएनए का टेस्ट करवाया है, और उस टेस्ट के आधार पर यह पता चला है कि भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके डीएनए एक है। कुछ 200-400-500 वर्षों में जो लोग बाहर से आए हैं उनके डीएनए अलग हैं, लेकिन 99.999% लोग जो भारत में रहते हैं उनका डीएनए एक है। और डीएनए एक है इसका मतलब कि उनके पुरखे एक थे, वे एक ही पुरखे के संतान हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। बाहर से जो छोटी मोटी संख्या में लोग आते रहे हैं, तो भारत के डीएनए और भारत के बहुसंख्यक लोगों की का व्यक्तित्व और उनका प्राकृतिक परिवेश और उनका डीएनए इतना मजबूत रहा है कि जो भी भारत में आए हैं वे सब भारतीय हो गए हैं, और भारत के डीएनए उनके डीएनए पर हावी हो गया है। तो यह डीएनए जो है, इसके परीक्षण के आधार पर यह पता चलता है कि जो भारतवंशी हैं, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक और उसके आगे आसाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक और मध्यवर्ती भारत में जितने भी जातियां रहती हैं, ये सब एक ही पुरखे के संतान हैं और इनके पुरखे एक ही थे। और क्योंकि इन सबों के डीएनए एक है, तो इस आधार पर यह तय होता है कि भारत भारत में रहने वाले लोग जो कुछ निकट भूत में 200-400 वर्ष पहले भारत में आए हैं, वैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके और बाकी सब लोगों का डीएनए एक है, और ये सब एक ही पुरखे के संतान है। तो यह जो विभिन्नता है, क्षेत्र के आधार पर, यह भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर और शरीर के कदकाठी के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, यह जो भाषा है यह क्षेत्रीय परिवेश के प्रभाव के कारण है। तो जो प्रकृति है और प्रकृति में हम सम्मिलित करते हैं, वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ के पर्वत पहाड़, वहाँ के झील झरने और जलवायु और वहाँ की वनस्पतियां, वहाँ के नदी नाले, वहाँ के वृक्ष, वहाँ की आबो हवा, ये सब मिलाकर के किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक परिवेश का निर्धारण करते हैं। तो एक ही जाति के लोग, एक ही वंश के लोग देश के अलग अलग भागों में जाकर के जब बस गए हजारों वर्ष पूर्व, तो वहाँ की क्षेत्रीय जो पारिस्थितिकी थी, इनमें पर्याप्त अंतर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमालय के ऊंची चोटियों पर और हिमालय के जो ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके प्राकृतिक परिवेश, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन, उसका इकोलॉजिकल सिस्टम, और दक्षिण के जो तटीय प्रदेश है, कोस्टल इलाके हैं, उनके प्राकृतिक परिवेश से काफी भिन्न है। इसी तरह से पश्चिम में जो हमारे रेगिस्तान है, उसके प्राकृतिक परिवेश और असम के इलाके के, अरुणाचल प्रदेश के इलाके के जो प्राकृतिक परिवेश है, जो प्रकृति है, उसके परिवेश में अंतर है। इसी तरह से गंगा की घाटी में खास प्रकार का प्राकृतिक परिवेश पाया जाता है, और दक्षिण के पठारी इलाके जो हैं, दक्षिण के पठारी प्रदेश, इनके पारिस्थितिकी, इनके पर्यावरणीय परिवेश अलग प्रकार के हैं। तो इस तरह से चूंकि भारत एक विशाल क्षेत्रीय विस्तार का देश है, इसकी लंबाई काफी अधिक है, इसकी चौड़ाई काफी अधिक है, और इसके एक एक प्रांत जो है, यूरोप के कई देश बिहार के क्षेत्रफल से भी काफी कम है, और यूपी के क्षेत्रफल जितना बड़ा है उसमें तो यूरोप के कई दर्जन देश एक साथ घुस सकते हैं, समा सकते हैं। इसलिए यह हमारा जो क्षेत्रीय विस्तार है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इतना व्यापक है कि कोई प्रदेश समुद्र से बहुत नजदीक है, कोई प्रदेश विषुवत रेखा से काफी नजदीक है, तो कोई प्रदेश विषुवत रेखा से काफी दूर है, और इस तरह से कोई इलाका समुद्र के काफी निकट है, तो कोई इलाका समुद्र से काफी दूर है। ब्रिटेन के बारे में कहावत प्रचलित है कि ब्रिटेन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो सागर
के तट से 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बसा हुआ। अर्थात ब्रिटेन के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, तो इस तरह से पूरा ब्रिटेन पर, और सागरीय जलवायु का, सागरीय प्रकृति जो सागर तट से हजारों किलोमीटर के कारण, और इसकी महान सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर। माननीय अध्यक्ष जी, अलग अलग प्रकार के आपकी आवाज ब्रेक हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। क्या हो गया? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। हेलो, हेलो। जी सर। अभी आज अभी आपकी आवाज है सर। जी सर। सर फिर डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी सर, फिर से तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो हमारा क्षेत्रीय विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार की जो व्यापकता है भारत की, और इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। एक महाद्वीप के का जो विस्तार होता है, उस प्रकार के विस्तार का यह क्षेत्र है। और इसलिए इस उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय विस्तार के तरह का यह जो हमारा विस्तार है, उसके वजह से अनेक प्रकार के प्राकृतिक परिवेश के प्रदेश पाए जाते हैं। हिमालय में, हिमालय के पर्वतीय भागों में एक प्रकार का प्राकृतिक परिवेश, गंगा के विशाल नदी की घाटी में एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक परिवेश, तटीय इलाके में तीसरे प्रकार का प्राकृतिक प्रदेश, तो ये दक्षिण के जो पठार हैं उनमें एक प्रकार का, चौथे प्रकार का प्राकृतिक प्रदेश, पश्चिम के जो थार के मरुस्थल हैं उनमें एक अलग प्रकार का प्राकृतिक परिवेश, और ब्रह्मपुत्र के घाटी में और उत्तर पूर्व में अलग प्रकार के प्राकृतिक परिवेश। तो ऐसे प्राकृतिक परिवेश के इलाके के जो क्षेत्र हैं, उनके वजह से हजारों हजार वर्ष पूर्व एक ही जाति के, एक ही वंश के, एक ही परिवार के लोग जब जाकर के अलग अलग इलाकों में बस गए, तो हजारों वर्षों तक उनके ऊपर उस खास प्रकार के प्राकृतिक परिवेश का प्रभाव हावी होता चला गया, और धीरे धीरे उनके 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 उनकी आदतों में, उनके रीति रिवाजों में, उनकी शारीरिक रचना में उस खास प्रकार के प्राकृतिक परिवेश का प्रभाव विकसित हो गया। जैसे हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, हिमालय के इलाके में जो वहाँ के लोग हैं जिनको गोरखा कहते हैं, ये इनकी शारीरिक बनावट गंगा के मैदान के लोगों की शारीरिक बनावट से अलग प्रकार की होती है। हिमालय के जो लोग हैं, हिमालय के पहाड़ों में रहने वाले लोग, ये नाट्य कृत के होते हैं। इनकी छाती चौड़ी होती है, इनकी सीना चौड़ा होता है, और इनके जांग और इनकी पिंडली काफी मांसल होते हैं। इसका कारण है कि हिमालय के तेज तीव्र ढालों पर, हिमालय के तीखे ऊंचाइयों पर, तीव्र ढालों पर इनको रोज कई बार चढ़ना उतरना पड़ता है अपने दैनिक जीवन के संपादन के लिए। ये दिन में कई कई बार पहाड़ों के ढालों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, जिनके कारण से वहां पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। जैसे जैसे हम ऊंचाई सागर तल से ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो ऑक्सीजन अधिक से अधिक प्राप्त हो, इसलिए उनको अपने फेफड़ा में ज्यादा से ज्यादा हवा लेना पड़ता है। और इसलिए उनका जो फेफड़ा है, इनका आकार मैदान के लोगों के इलाके से बड़ा हो जाता है। और फेफड़ा जब बड़ा होता है तो उनके छाती का जो अस्थि पंजर है, यह भी बड़ा हो जाता है। इसके कारण से उनकी छाती चौड़ी होती है, मैदानी लोगों की तुलना में उनकी छाती चौड़ी होती है। और उनके जांग जो है, ये भी काफी भारी होते हैं, मांसल होते हैं, मोटे होते हैं। और पिंडली जो है,
घुटने के नीचे का जो हिस्सा है पैर का, यह भी काफी मांसल और बोझिल होता है, क्योंकि चढ़ाइयों पर चढ़ने उतरने के लिए इनको बार बार पैर का एक्सरसाइज करना होता है स्वाभाविक रूप से। इसलिए पैर की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, और सागर तल से ऊपर चलने के लिए ये झुक करके चलते हैं, इसलिए इनकी ऊंचाई कम जाती है। तो इस तरह से इनका जो वहाँ के लोगों की जो शारीरिक बनावट है, ये सागर तट के लोगों के से भिन्न है। सागर के तट के किनारे रहने वाले लोग लंबे होते हैं, हिम पहाड़ों में रहने वाले लोग लोग ठिगने होते हैं, मैदानों में रहने वाले लोग छरहरे होते हैं। तो यह भारत के अलग अलग भागों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके शरीर की यह जो बनावट की विशेषता है, शरीर रचना की यह जो विशेषता है, वह इसलिए नहीं कि ये अलग अलग जाति के लोग हैं, ये सब एक ही जाति के लोग हैं। यह आज के आधुनिक विज्ञान में डीएनए से साबित हो चुका है। लेकिन इनके शरीर की रचना में, इनके शरीर क्रिया विज्ञान में जो भिन्नता पाई विकसित हो गई है, पाई जाती है, वह इसलिए कि हजारों वर्षों से वे एक खास प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में रहते चले आए हैं। इसलिए उनके शरीर ने वहाँ के प्राकृतिक परिवेश के अनुसार अपना अपना नियमन कर लिया है, अपना समायोजन कर लिया है। उसके बाद खान पान में जो अंतर है, तो इसलिए है कि जो लोग हैं वह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो खाद्य सामग्रियां हैं उन्हीं को खाते हैं। आज के आधुनिक आधुनिक विकसित समय में जो संचार का माध्यम इतना विकसित हो गया है, परिवहन का तंत्र इतना विकसित हो गया है, तो अब एक जगह का की खाद्य सामग्री दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन आज से कुछ दशक पहले, आज से कुछ सौ साल पहले, और आज से कई हजार साल पहले, तो एक जगह के खाद्य सामग्री दूसरी जगह पर पहुंच जाए तो यह इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए लोकल स्तर पर जो खाद्य सामग्रियां उपलब्ध थी उसी को लोग खाते थे। जैसे बंगाल में मछलियां काफी होती हैं, वहां पर नदियों का जाल है, वहां पर सागर की निकटता है, और वहाँ तालाबों की अधिकता है। इसलिए बंगाल में मछलियां अधिक पाई जाती हैं। चावल की खेती होती है, और दलहन की खेती नहीं होती है, तेलहन की खेती नहीं होती है। इसलिए वहां वहां पर एक ही खेत में चावल के वर्ष में 3 3 फसल उगाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में चावल का अलग पौधा, वर्षा ऋतु में अलग पौधा, और सर्दी के मौसम में अलग पौधा। तो एक ही खेत से चावल के 3 3 फसल उगाए जाते हैं। तो चावल की प्रचुरता है, दाल की, मछली की प्रचुरता है। इसलिए बंगाल के लोग चावल और मछली खाते रहे हैं, क्योंकि लोकल लेवल पर यही खाद्य सामग्रियां उनको उपलब्ध थी। इसलिए हजारों वर्षों से एक खास प्रकार के खाद्य सामग्रियों को उपलब्धता और उनके उपयोग के कारण उनका जो फूड हैबिट है एक खास प्रकार का विकसित हो गया है। और उसी तरह से पंजाब के बारे में कहावत है आज से कुछ दशक पहले कि मक्के की रोटी और सरसों का साग और मक्खन ये पंजाब के लोगों का खास भोजन है। क्योंकि वहां पर चावल की खेती नहीं हो सकती थी, अब तो होने लगी है। गेहूं की खेती भी नहीं हो सकती थी, मक्के की खेती होती थी, और ये भैंस पालते थे, और सरसों की उपज होती थी। तो इसलिए उनका फूड हैबिट जो है वो सरसों का साग, मक्के की रोटी और मक्खन। और इसी तरह से जो हमारा खाद्य तेल है, तो गंगा के मैदान में जो खाद्य तेल है उसमें हम सरसों और सरसों के जाति के जो तेलहन है, वाइल्ड सीड्स हैं, उनके तेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन दक्षिण में सागर के किनारे में नारियल के कुंज पाए जाते हैं। उनका प्राकृतिक परिवेश ऐसा है कि वहाँ नारियल के कुंज पाए जाते हैं, तो वहाँ नारियल का तेल, वहाँ खाद्य सामग्री के रूप में, खाद्य तेल के रूप में नारियल के तेल का प्रयोग होता है। और इसी तरह से जो पश्चिम का भारत है, गुजरात, राजस्थान, वहाँ पर मूंगफली का तेल। अब बिहार के लोगों को गांव में कहिए मूंगफली के तेल में सब्जी बनेगी, नारियल के तेल में सब्जी बनेगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा फूड हैबिट जो है वह सरसों के तेल में अभ्यस्त के खाने के लिए अभ्यस्त हो गया है। तो ये खाद्य सामग्रियां जो अलग देश के अलग अलग भागों में जो हमारे लोग हैं, उनमें खाद्य आदतें जो है, फूड हैबिट्स जो हैं, इनमें जो विभिन्नता पाई जाती है, क्षेत्रीय विभिन्नता, उसका कारण यह है कि प्राकृता की प्रचुरता थी। और उसी तरह से वस्त्र लिबास, तटीय भागों में लोग लुंगी पहनते हैं, सफेद लुंगी पहनते हैं,
क्योंकि गर्मी अधिक है, विषुवत रेखा की निकटता है, काफी गर्मी है, वहां पजामा नहीं नहीं पहन सकते हैं गर्मी के कारण। तो इसलिए वे लुंगी पहन करके और शरीर को थोड़ा ढीला ढाला रखते हैं। तो उनका जो ये जो वस्त्र की आदत है उस प्रकार की हो गई है। गंगा की घाटी में धोती धोती आ, हमारी पारंपरिक लिबास है, क्योंकि धोती एक ऐसा वस्त्र है जो बहुपयोगी है। इसका कई उपयोग हो सकता है। और यह जो इलाका है धान के खेती का इलाका है और नदियों का इलाका है, अधिक वर्षा का। और गांव से जो खेत है वे काफी दूर रहते हैं, और गांव और खेत के बीच में कई नदी नाले तालाब पड़ते हैं, उनको उनको क्रॉस करना पड़ता है, उनको लांघना पड़ता है। तो पैजामा पहन करके आप जाइएगा तो बार बार पैजामा खोलना पड़ेगा। लेकिन धोती पहन करके जब हमारे किसान जाते हैं तो बीच में जो नदी नाला पड़ता है तो आसानी से धोती को ऊपर उठा करके क्रॉस कर लेते हैं। और फिर सर्दी के दिनों में इसको चादर बना के ओढ़ लेते हैं, गर्मी के दिनों में इसको ऊंचा करके पैर को थोड़ा खुला रख देते हैं, और इसका मुरेठा भी बांध लेते हैं। तो यह धोती जो है गंगा के घाटी और मध्य भारत के इलाके में यह धोती का जो वस्त्र के रूप में उपयोग है, यह वहाँ के प्राकृतिक परिवेश के कारण है। इसी प्रकार की संस्कृति, इसी प्रकार से रीति रिवाज, तो हम हमारे देश के अलग अलग भागों में जो ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, खाद्य आदतों में, रीति रिवाजों में, रहन सहन में, सभ्यता में, ये सब जो ये है, ये क्षेत्रीय विभिन्नता वहाँ के क्षेत्रीय प्राकृतिक परिवेश के प्रभाव में हजारों वर्षों से विकसित हो गई है। ये इसलिए नहीं है कि हम अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं इसलिए विकसित हुई हैं, इसलिए नहीं विकसित हुई हैं। ये जो क्षेत्रीय विभिन्नता है रीति रिवाज में, खान पान में, और सभ्यता संस्कृति में, रहन सहन में, बोली भाषा में, ये सब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण विकसित हुई है। ये जो भाषा की विभिन्नता है जो हम देखते हैं, ये जो विदेश के लोग कहते हैं भारत में एक भाषा तो है ही नहीं, ये तो अलग अलग भाषा का इलाका है। लेकिन इसका कारण भी यही है कि जब कम्युनिकेशन का इतना, जब संचार की व्यवस्था का, परिवहन का इतना विकास नहीं हुआ था, तो एक ही जाति के, एक ही वंश के, एक ही परिवार के लोग जब अलग अलग इलाके में चले गए थे तो उनके बीच में कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं होता था। और जिस मूल भाषा को लेकर के जिस इलाके में गए तो धीरे धीरे अपने मूल भाषा से ये कटते चले गए और एक नई प्रकार की भाषा विकसित हो गई। और इसीलिए असम में एक खास प्रकार की भाषा असमिया कहते हैं, बंगाल में अलग प्रकार की भाषा बंगाली, उड़ीसा में अलग प्रकार की भाषा उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, और कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में गुरुमुखी, और गंगा की घाटी में हिंदी, और दक्षिण के इलाके में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सब। लेकिन मूल रूप से अब अगले बार हम देखेंगे, जब भाषा के बारे में हम विचार करेंगे तो इस पर काफी विस्तार से विचार करेंगे कि ये जो भाषा है इसमें भी एक रूपता है। ये हमारी भाषाएं जो है इनमें कहीं ना कहीं आपस में लिंकेज है, इनमें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ाव है। तो यह जो भारत की भाषाओं में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, भारत की बोलियों में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, भारत के खाद्य आदतों में जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, भारत में एक कोने से दूसरे कोने में रीति रिवाजों में जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, और तमाम प्रकार के जो हमारे रहन सहन में, हमारे आचार व्यवहार में यह जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, यह इसलिए कि अलग अलग इलाके के जो प्राकृतिक परिवेश है उन्होंने वहाँ के जीवन पद्धति को, वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर हजारों वर्षों तक एक खास प्रकार का प्रभाव डाला है, उनके जीवन पद्धति पर, उनकी आदतों पर, और इसी तरह से अलग अलग प्रकार की आदतें विकसित हो गई हैं। लेकिन इसके आधार पर भारत के लोगों की जातीय कोई विभिन्नता नहीं है, और भारत की संस्कृति में कोई विभिन्नता नहीं है। पूरे देश के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कश्मीर से लेकर और गुजरात से लेकर के कच्छ से लेकर के कामाख्या तक, कामरू कामाख्या तक, ये सारे लोग एक तरह के सोचते, एक ही तरह से सोचते हैं। इनकी चिंतन पद्धति जो है एक प्रकार की पद्धति है, और ये एक ही तरीके से सोचते हैं। इनका माइंड सेट जो है एक ही प्रकार का है, और वह जो माइंड सेट है वह हिंदुस्तानी माइंड सेट है। क्योंकि ये सब एक ही जाति, एक ही पुरखे के
वंश के लोग हैं और उनकी संतति है, उनके डीएनए में एकरूपता है, उनके उनके जो रक्त का संरचना है उसमें एकरूपता है, इसलिए उनके मानसिक स्तर पर वे एक ही तरह से सोचते हैं। जब गुलाम होता है पूरा देश गुलाम हो जाता है, जब आजादी की लड़ाई चलती है पूरा देश आजाद हो जाता है, और जब किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा चलती है तो पूरे देश में हवा चलती है। जो हमारे आम चुनाव होते हैं, हम लोग जब अपने आम चुनावों के रिजल्ट्स जो हैं उस पर जब अन्वेषण करते हैं एक वैज्ञानिक के रूप में, एक समाज वैज्ञानिक के रूप में, एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में, तो देखते हैं कि ये एक पार्टी से जब उग जाता है, एक व्यक्ति से जब उग जाता है, तो पूरे देश में एक प्रकार से वोटिंग हो जाता है। जैसे 72 में एक जो चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी बहुमत मिल गई थी, तो देखने में ऐसा लगता था इंदिरा गांधी की पार्टी बहुत कमजोर है, सारे जो कांग्रेस के लोग हैं, बूढ़े लोग, पुराने लोग, संगठन में मजबूत आवाज रखने वाले लोग, ये सब इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। लेकिन पूरे देश की जनता ने एक स्वर से इंदिरा गांधी को भारी मैंडेट दिया और 3/4 बहुमत इंदिरा गांधी को 72 में आ गया। 1977 आते आते इंदिरा गांधी विफल हो गई और अलोकप्रिय हो गई, और लगता था इंदिरा गांधी अब कभी नहीं हारेगी। तो पूरे देश के लोगों ने कुछ अपवादों को छोड़ करके और एक तरफ से इंदिरा गांधी को नकार दिया, और ये उत्तर के जो 9 राज्य थे और उसमें इंदिरा गांधी को की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। केवल मध्य प्रदेश से 42 सीट में एक सीट मध्य प्रदेश से मिला था। बिहार में कोई सीट नहीं, बंगाल में कोई सीट नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं, और आसाम में कोई सीट नहीं, उड़ीसा में कोई सीट नहीं। ये सारे के सारे लोग एक तरह से इंदिरा गांधी, और जबकि न उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रभाव था और न इतना संचार की व्यवस्था थी, इमरजेंसी थी, और जो हमारे मीडिया थे इन पर सेंसर लगा हुआ था, टीवी का टेलीविजन का इतना प्रचार नहीं था। फिर भी अंडरग्राउंड करंट जो था, चूंकि डीएनए का सवाल था, डीएनए के एकरूपता का सवाल और मानसिक एकरूपता का सवाल और रक्त संरचना की एकरूपता का सवाल, इसके वजह से लोगों ने सोचा इंदिरा गांधी को एक झटका देना चाहिए, और इंदिरा गांधी खुद भी हार गई चुनाव, खुद भी चुनाव हार गई, और उत्तर के 9 राज्यों से पूरी तरह सफाया हो गया। दक्षिण के कुछ राज्यों में उनको कुछ सपोर्ट मिल गया, लेकिन पूरी तरह सफाया हो गया। और उसी तरह से जब जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ने लगे, ये सब समझ गए कि अब तो हम बहुत ताकतवर हो गए। जनता पार्टी की जो सरकार बन गई 1977 में, तो लोगों ने सोचा कि अब हम लोग बहुत ताकतवर हो गए, और इंदिरा गांधी को लोगों ने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया, फेंक दिया। तो ये लोग आपस में लड़ने लगे, जनता उब गई, और 80 में फिर उसी इंदिरा गांधी को, जिस इंदिरा गांधी को डंप कर दिया था 1977 में, उसको फिर बम्पर 3/4 के आसपास बहुमत दे करके और विजयी बना दिया। फिर 84-85 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर चली पूरे देश में, एक प्रकार की लहर चली, और राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 के आसपास सीट मिल गया। उतनी बड़ी बहुमत न कभी पंडित नेहरू के जमाने में आया था, और आज के जो बड़बोले लोग हैं जो कहते हैं बहुत बड़ी मेजोरिटी आ गई है, न उसके आसपास ये मात्र 300 पर फूले नहीं समा रहे हैं, और राजीव गांधी को 400 से ऊपर सीट मिल गया था। तो यह है भारत के लोगों की एकरूपता, उनके मस्तिष्क और उनके चिंतन, उनकी बौद्धिकता की एकरूपता। उस तरह से पूरे जब चुनाव होता है तो लोग नया प्रयोग करते हैं, और नया प्रयोग इस देश के लोग कहते हैं विकल्प नहीं है। कल भी एक विद्वान हमसे कह रहे थे यहाँ पर तो विकल्प नहीं है, क्या करोगे? तो विकल्प कभी कभी दिखता नहीं है, विकल्प जनता पैदा कर देती है। जनता बोलती नहीं है, भारत की जनता रोज बोलती नहीं है। जब उसको एक दिन मौका आता है अपने अपने ताकत की इस्तेमाल करने का, तो मौन परिवर्तन करती है और मुख परिवर्तन करती है, और एक साथ एक तरह से मैंडेट देती है और एक प्रकार का आदेश देती है। यह है भारत के लोगों की एकरूपता, यह है एक भारतीयता की पहचान। तो इस तरह से हम जो भारतवंशी हैं, ये सब एक ही पुरखे के संतान है, और ये अब तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है। और हमारे ग्रंथों में, हमारे ये जो ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ये हमारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स है। रामायण कोई धर्म की किताब नहीं है,
महाभारत गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, ये जीवन पद्धतियां हैं, ये हमारे जीवन पद्धतियों के धरोहर है, और हमारे हमारे पुरखों के जो जो दर्शन है, विज्ञान के क्षेत्र में उनकी जो खोज है, और समाज विज्ञान के क्षेत्र में जो उनके खोज है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसका संग्रह है। और ये जो सारे हमारे डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स, ये सब बताते हैं कि भारत में एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, भारत के लोगों की एक ही जाति है, और वह उस जाति को हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं, उस जाति को हम भारतीय कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पहचान है। लेकिन अभी हम सोचते हैं हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, वो तमिल तेलुगु वाले हैं, तो किस प्रकार की एकरूपता है? तो इसको मिटाने की आवश्यकता है। और धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, और क्षेत्र के नाम पर, बोली के नाम पर, संस्कृति के नाम पर भारत में यह जो विभाजन करने का प्रयास हुआ है, यह मिथ्या विभाजन है। यह कोई व्यवहारिक विभाजन नहीं है, यह कोई ऐतिहासिक विभाजन नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई तो यह है कि हम सब भारतवंशी एक हैं। और इस बात को जोर शोर से हमको प्रचारित करने की आवश्यकता है। तो विराट हिंदुस्तान संगम का एक आयाम, पहला आयाम यह है कि समस्त भारतवंशी एक ही पुरखे की संतान है, और एक ही वंशज के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। इसको और भी, इस पर और भी ज्यादा शोध की आवश्यकता है, इस पर और भी ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है, और इस चिंतन को प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। लोगों के जेहन में, लोगों के दिमाग में इस बात को बैठाने की आवश्यकता है कि हम जातीय आधार पर अलग अलग नहीं, अलग बटे हुए नहीं है, हम भाषा के आधार पर अलग लोग नहीं है, हम सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अलग लोग नहीं है, हम एक ही लोग हैं। जहाँ जाति का सवाल है, तो कई लोग कहते हैं भारत में यह जो जाति प्रथा है बहुत गड़बड़ है। लेकिन यह जो जाति प्रथा है, यह बहुत वैज्ञानिक प्रथा है, क्योंकि एक खास अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग सेवा के, अलग अलग जो समाज के अलग अलग जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट को तैयार करने की यह हमारी बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे हम लोग किसान परिवार में पैदा हुए थे, और हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा हुआ लोग नहीं था, किसान थे, खेती करते थे, और मेरे बारे में भी लोगों को लगता था ये इसको तो किसान बनना है। तो हमको किसान वाला काम, जो कृषक का काम होता है, धान की कटाई का, बैलों को खिलाने का, गाय भैंस को दूध दूहने का, घास काटने का, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता था। क्योंकि उनको, और हम लोग पढ़ने लगे और हम लोग समाज का काम करने लगे, तो वो सब काम छूट गया। लेकिन हमारी तैयारी, हमारे हमारे जो गार्जियन थे, इनकी तैयारी हमारे किसान बनने की थी, और इसे भी वो ट्रेनिंग देते थे। तो किसान का बेटा किसान बनेगा, क्योंकि बचपन से वो देखता है कि किस खेत में कौन सा फसल उगना है, किस फसल को कब पानी चाहिए, किस गाय को कब दूध दूहना है, कब उसको दाना देना है, तो उसकी ट्रेनिंग। और इस तरह से लकड़ी के काम करने वाले लोगों को लकड़ी का ट्रेनिंग, लोहा के काम करने वाले लोगों को लोहा का ट्रेनिंग, व्यापार को व्यापार का ट्रेनिंग, और युद्ध करने वाली एक खास प्रकार की जाति, उसका काम केवल मरना कटना था। यह समाज का रक्षा, देश का रक्षा करने के लिए एक खास प्रकार का वर्ग बन देश का रक्षा, उसका काम खेती करना, व्यापार करना नहीं। तो इस तरह से जो हमारा हमारा गांव जो था, ये भारत गांव का देश है, और आज भी हमारी 70% आबादी स्वावलंबी थे। उस गांव में जितने प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता थी, उस गांव में पैदा होते थे। मिट्टी का बर्तन, खाना हम लोग के यहाँ मिट्टी के बर्तन पर बनता था 50 साल पहले। चावल मिट्टी के बर्तन पर, रोटी मिट्टी के कढ़ाई पर, सब्जी मिट्टी के कढ़ाई में, पानी मिट्टी के प्याले में। तो एक खास खास लोग थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, एक खास लोग थे जो लोहा का सामग्री बनाते थे, और अलग अलग प्रकार की जो समाज में आवश्यकता थी, उसके लिए अलग प्रकार की विशेषज्ञों की टीम थी। और ये सब काफी प्रेम से रहते थे, ये लड़ते नहीं थे आपस में।
और यह जो समाज था हमारा भारतीय समाज, इस समाज में ये एक कंसेप्ट था जिसको पंच पवनिया कहते हैं, पंच पावन। तो समाज के जो पांच पावन, उसमें पांच पावन में बिगड़ते बिगड़ते हमारे मगह के इलाके में इसको पंच पवनिया कहते हैं। उसमें होते हैं ठाकुर, बाल और दाढ़ी का काम करने वाले, कुम्हार मिट्टी का काम करने वाले, लोहार लोहा का काम करने वाले, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले, और पंडित समाज को दिशा देने वाले, समाज के लिए चिंतन करने वाले। तीन सबों को एक एक कैटेगरी में रखा जाता था। इनको पांच पवनिया कहते थे, और पवनिया पावन से उत्पन्न हुआ है। ये समाज के पांच पावन लोग थे, और कोई भी शुभ काम में इनकी पूजा होती थी। सबसे पहले पंच पवनियों को बुला करके और उनकी पूजा की जाती थी। और बहुत ही सद्भाव था, बहुत ही प्रेम था। हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, तो हम जब देखते थे अपने गांव के खलिहान में, जब धान की फसल आती थी खेत में, तो किसान अपने घर घर में अनाज ले जाने के पहले उसकी पूजा करता था। ढेर लगा करके खलिहान में पूजा करता था, और उसमें 20-25 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हिस्से निकाले जाते थे। तो हम लोग बचपन में सोचते थे छोटा छोटा टुकड़ा क्यों निकलता है। तो एक टुकड़ा पंडित जी के लिए, दूसरा लोहार भाई के लिए, तीसरा बढ़ई के लिए, और तीसरा हजाम के लिए, चौथा कुम्हार के लिए। इस तरह से जितने भी लोग थे जो खेती नहीं करते थे, किसान उनके लिए अनाज देते थे और उनकी पूजा करते थे। जब उनके घर में अनाज चला जाता था, तब किसान अपने घर अनाज खेत में जाता था। तो ये हमारी जातीय व्यवस्था थी, जो हमारे भारतीय गांव की रीढ़ थी, हमारे समाज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, हमारे सामाजिक तंत्र की यह विशेषता थी। लेकिन बाद के दिनों में लोगों ने, अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने, और बाद के दिनों में जब आजाद हुआ देश, तो जो नए अंग्रेज आ गए, जो जाति के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, इन्होंने जातियों को लड़ाने का काम किया, और यह जो आपसी सद्भाव था, सदप्रेम था, इसको बिगाड़ने का काम किया। तो इसलिए भारत जो है ये महान सभ्यता का देश है, महान संस्कृति का देश है। अब पूरे देश में जो लोग हैं एक ही तरह के चिंतन रखते हैं, एक ही तरह के विचार रखते हैं, क्योंकि ये सब एक ही है, एक ही वंशज, एक ही पुरखे के वंशज हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को जोर जोर शोर से प्रचारित करें कि भारत में कहीं भी कोई विभाजन नहीं था, और सब एक एक ही जाति के, एक ही समुदाय के लोग थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करने वाले लोग थे, इसलिए उनकी अलग अलग पहचान बन गई है, लेकिन इन सबों की एक ही पहचान है। इसलिए इस संगठन का प्रथम आयाम ऐसे उपायों की खोज करना है जिससे भारतवंशियों की पहचान की पुनर्स्थापना हो। मैं समझता हूँ काफी विस्तृत हो गया, इस पर काफी बोला जा सकता है कई दिन तक। समय तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हम लोग पास है नहीं, तो जो भी संक्षिप्त में हो सका इस आयाम के बारे में मैंने, इसमें वैज्ञानिकता है, नहीं बोल रहे हैं। सही है सर, सही है, आ रहा है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी आपका। तो इस प्रकार से हमने आज का ये तीसरा साप्ताहिक संदेश कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि अगले जो हमारा हर मंगल हम लोग अपना साप्ताहिक संदेश लाते हैं, तो अगले चौथे साप्ताहिक संदेश का हमारा विषय होगा सत्य भारतीय इतिहास का प्रस्तुतिकरण, जो कि हमारा विराट हिंदुस्तान। मैं पूरी टीम की तरफ से अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके साथ मेरे प्रदेश स्तर में मेरे सहयोगी और महासचिव कार्यालय प्रभार माननीय श्री दिनेश जी, माननीय महासचिव
प्रशासन श्री सुमित कुमार सिन्हा जी, जिलाध्यक्ष सिवान श्री रोहित कुमार जी, जिलाध्यक्ष भोजपुर श्री मानवेंद्र जी, जिलाध्यक्ष पश्चिमी चंपारण श्री अमित कुमार जी, इन लोगों के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगले साप्ताहिक संदेश कार्यक्रम में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसका संचालन सफलतापूर्वक किया।